नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारा जो पड़ोसी राज्य हैं यानी कि स्टेट हैं जो यूपी और राजस्थान, इनके अंदर भी टेट निकलने वाला है थोड़ा टाइम बाद, और सेम तैयारी ही हमारी वहां पे आएगी। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, अगर वो होंगे तो आप नेट से चेक करके सिलेबस सेम तैयारी अपनी जारी रखिए आप। और यहाँ पे भी क्या है, आप ज़रूर इन चीज़ों को आप दें। जैसे कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने टीचर बनना ही है तो आप इनको भी ज़रूर दें। जैसे कि ये पंजाब का निकलेगा तो पंजाब के अंदर तो आप मेरा मानना ये है कि आपको ये देने चाहिए ज़रूर। और दोस्तों क्या है कि आप सभी जो है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते। दोस्तों अगर आप लाइक करेंगे ना तो चैनल जो है मेरा ट्रेंड में आएगा, यानी कि जो वीडियो है अच्छी अगर आपको लगती है तो ही आप लाइक करना, और ट्रेंड में रहेगी तो जिनको नीड है उनके पास वीडियो पहुंचेगी। तो बस मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं। और सभी को दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पेपर करना, बढ़िया करना। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो ये टॉपिक थोड़ा मैं आज फ्री था तो मैं डाल दूँ वीडियो जो आपके काम आ जाए कैपिटल लास्ट टाइम में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इटली के जो एकीकरण में जो प्रमुख बाधा थी वह कौन सी थी? तो ये उपयुक्त सभी थी। इटली पर विदेशियों का प्रभाव था उस टाइम। एकीकरण के लिए किसी भी शासक ने क्या था, शासक के नेतृत्व हुआ, राष्ट्रीय जागरण का अभाव था। पोप ने क्या कर रखा था, इटली को दो भागों में विभाजन कर रखा था। तो ये सभी थे इसके लिए जिम्मेवार कारक। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण, तो इटली में जो प्रारंभ होने का कारण था विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। विल्लोरियो अल्फेरी एवं यूगो फोस्कोला साहित्यकारों का संबंध है, तो ये इटली से संबंध रखते हैं। तो ये आपने याद रखना है। एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था कि जर्मनी के विद्वान दे दिए गए थे, चार दिए गए थे, तीन थे, एक नहीं था, ऐसे पूछा गया था। तो आपने ये याद रखना है। सर्डिनिया और पीडमांट के जो सेवाई वंश के शासक थे उनके नेतृत्व में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। तो वो कौन सा शासक था? वो विक्टर एमनुअल था। ये पीडमांट और सर्डिनिया के थे, और ये वंश याद रखना आपने, सेवाई वंश के थे, ये जर्मनी से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा पहले वाले चार क्वेश्चन थोड़े वैसे थे, अब ये साफ आ गई है पीडीएफ। नवयुग जो इल्फ आंदोलन का प्रणेता था तो ये जियोबर्टी था। यूरोप का पुलिसमैन के नाम से विख्यात ऑस्ट्रियन जिसने इटली को मात्र एक भूगोलिक व्यक्ति बताया, ये मैटरनिक था, काफ़ी फेमस था, ऑस्ट्रिया का राजनीतिज्ञ था ये। यूरोप में गुप्त संस्थाओं की प्रणाली का जनक माना जाता है इटली को, यानी कि यूरोप के अंदर गुप्त संस्थाएं इटली के अंदर बननी स्टार्ट हुई सबसे पहले। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो इटली में गठित गुप्त समिति जिसका सदस्य नेपोलियन बोनापार्ट रहा है वह कौन सी थी? तो ये थी कार्बोनेरी। नोरवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था 23 मार्च 1848 को इटली एवं ऑस्ट्रिया के मध्य। इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कैबूर को 1852 ईस्वी में किसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ये पीडमांट के शासक विक्टर एमनुअल द्वितीय आपने याद रखना, इसने किया था। काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था इसने अपना। इटली में राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा था, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा माना जाता है ये मैजनी को। इसके बारे में दिया गया, आप देख लीजिए। मैजनी द्वारा प्रकाशित जो समाचार पत्र है उसका नाम क्या था? इसका नाम संयुक्त इटली था। मैजनी ने 1831 में फ्रांस के मर्सेल्स नगर से किस संस्था की स्थापना की थी? तो मैजनी ने जो की थी वो थी यंग इटली, का फेमस है ये। और ये क्या था 1830 में क्या था? कैनबरी जो कार्बोनरी संस्था थी जो जिसके अंदर नेपोलियन भी था, उसके अंदर भी ये था पहले से ही, तो उससे इसको प्रेरणा मिली थी। आधुनिक इटली का जन्मदाता, तो ये कैबूर को माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैबूर था। कैबूर के संबंध में जो सत्य कथन है ये सारे ही हैं। जन्म इसका पीडमांट में, ये ऐसे इसने ये एसोसिएशन बनाई थी, इसका नाम देख लीजिए आप। 1847 में इसने रिसार्जिमेंटो में 1848 में इसने ये समाचार पत्र निकाले थे, इसके नाम आप देख लीजिए एक बार। क्रीमिया का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था जो मित्र राष्ट्र थे फ्रांस, इंग्लैंड, टर्की, ये तीनों भी अपने मित्र राष्ट्रों में याद रखने हैं कि ये थे रूस के बीच, यानी कि ये चार थे इस चीज़ के अंदर।
इटली के किस युवक ने 14 जनवरी 1858 को नेपोलियन पर बम फेंककर मारने की चेष्टा की थी? तो ये था ओर्सिनी। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म देखना है तो सारे सही दिए गए हैं। ये आप एक बार इनको देख लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो बनेगी। एमनुएल को इटली का राजा कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 17 मार्च 1861 को। दक्षिण अमेरिका में जो गैरीबाल्डी द्वारा बनाया गया सैनिक संगठन है वह था इटालियन लीजियन। नेपोलियन तृतीय को लोमड़ी जैसा मक्कार किसने कहा है? तो ये कहा है गैरीबाल्डी ने नेपोलियन तृतीय के बारे में। तृतीय की यहाँ बात हो रही है। गैरीबाल्डी का जिनेवा से सिसिली तक का अभियान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एक्सपेंडेशन ऑफ द थाउजेंड। निम्न में से कैबूर का कथन नहीं है? तो ये 3 कथन उसके हैं, ये आप देख लीजिएगा। निम्न कथनों में असुमेलित है, ये सारे ही सत्य हैं, इसके बारे में दिया गया है, ये आप देख लीजिए एक बार। क्या गैरीबाल्डी कैबूर के कथन हैं ये। वैसे छठ के लिए ये ज़रूरी नहीं है देखने, लेकिन अदर एग्ज़ाम जो भी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मैजनी का है? तो ये सारे ही हैं। इटली फॉर इटालियंस, ये फेमस है थोड़ा इसका, परमात्मा और आदमी, ये सारे ही आप देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। आधुनिक जर्मनी का निर्माता किसे मानते हैं? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा आप देख लीजिए इसके बारे में। 39 राज्यों का इसने जर्मन संघ बनाया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन की संज्ञा दी गई थी इनको, 39 जर्मन स्टेटों को। दक्षिण जर्मन के राज्यों पर किस देश का अधिकार था? तो ये था फ्रांस का। फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ये गेम्बेटा के नेतृत्व में हुई थी। बर्सेनशेफ्ट संस्था की स्थापना कहाँ व किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी जर्मनी में जर्मन विद्यार्थियों के द्वारा। निम्न में से जर्मनी में बौद्धिक जागरण उत्पन्न करने का काम किस लेखक ने किया? तो ये किया था सभी ने, हिशेल, फिस्टे, सीलर, गेटे, सभी थे ये। प्रसा के शासक फ्रेडरिक विलियम तृतीय के शासनकाल में जोलवरिन का गठन कब हुआ? तो ये जोलवरिन का गठन हुआ था 1818। 31 मार्च 1848 को फ्रैंकफर्ट में हेनरिश बान गार्गन द्वारा गठित प्रतिनिधि सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है इसके पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट। इसके बारे में नीचे थोड़ा दिया गया, आप देख सकते हैं। ये भी सत्य कथन, ये सारे ही सत्य हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिए सारे ही। गस्टीन समझौता 1865 ईस्वी में फ्रांस व डेनमार्क के मध्य हुआ। इनमें से किसकी कौन सी शर्त इसमें शामिल नहीं थी? तो इसमें सारी ही शर्तें थी। फ्रांस को कील नहर पर नियंत्रण प्राप्त हो, हेलस्टीन ऑस्ट्रिया के पास व स्वेस्लिंग प्रसा के पास रहेगा, डची लाउनबर्ग प्रसा को बेच दी गई। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी। किसने कहा कि गस्टीन के समझौते के द्वारा दरारों के ऊपर कागज मढ़ दिया गया? तो ये कहा था बिस्मार्क ने। काफ़ी फेमस हुआ है ये बिस्मार्क, जर्मनी का चांसलर। बिस्मार्क व इटली के मध्य अप्रैल 1866 में संपन्न सामरिक संधि को क्या नाम दिया गया है? तो ये था पारस्परिक आश्वासन और संदेह की संधि से बोला गया है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को कितने युद्ध करने पड़े? तो इसने क्या करने पड़े? 3 युद्ध करने पड़े थे। डेनमार्क से युद्ध हुआ इसका, ऑस्ट्रिया और प्रसा से युद्ध हुआ, सेडेवा इसको युद्ध बोलते हैं, फ्रैंको प्रसा युद्ध यानी कि सडान का युद्ध इसको बोला गया। तो 3 युद्ध आपने याद रखने हैं, कौन कौन से थे। जर्मन परिसंघ का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1815 के अंदर। वियना सम्मेलन 1815 में। राइन परिसंघ का जर्मन परिसंघ के ऊपर 39 राज्य थे जो ऊपर चला गया इसके बारे में। इटली का जल्लाद व जर्मनी का उत्पीड़क किसे कहा गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ऑस्ट्रिया को कहा गया है। इटली का जल्लाद व जर्मनी का उत्पीड़क, तो ये ऑस्ट्रिया था जो दोनों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाए हुआ था। तो ये असुमेलित युग्म इसमें छांटना है। तो ये 3 जो हैं सही दिए गए हैं, देख लीजिए आप इनको। ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध का परिणाम है, तो ये सभी हैं। ऑस्ट्रिया जर्मन राजनीतिक से बाहर निकल गया था। शासक फ्रांसिस जोसेफ ने केंद्रीकरण की नीति त्यागी। प्रसा यूरोप की महान सैनिक शक्ति बन गया। जर्मनी के उत्तरी राज्यों का एकीकरण पूर्ण हो गया।
फ्रांस से युद्ध करना इतिहास के तर्क में नहीं था। फ्रांस प्रशा युद्ध के बारे में यह कथन किसका है? तो ये बिस्मार्क का कथन है। प्रशा के विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट फ्रांस के वर्साई नामक राजमहल में कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 1871 18 जनवरी। यूरोप में 1870 से 1890 तक का काल कहलाता है। बिस्मार्क का युग इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1870 से 1890 यानी कि ये 20 साल जो थे बिस्मार्क युग के नाम से जाने जाते हैं यूरोप के इतिहास में। नारी रूपक के संदर्भ में सत्य कथन आप एक बार सारे ये खुद देख लीजिए, एक बार पॉज करके आप इसको सारे इसको पढ़ लीजिए। बिस्मार्क के कथन दिए गए हैं, ये भी आप पॉज करके सारे एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि इनके अंदर कई बार क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो ये भी आप सारे जो सुमेलित युगम हैं सारे सही दिए गए हैं। वोल्टेयर ने कहा था कि यह ना पवित्र रह गया, ना रोमन, ना साम्राज्य। ये वोल्टेयर का कथन तो ये नट के अंदर भी आता है, ये नट के अंदर कई बार एग्जाम में आया हुआ है चीज़। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जर्मनी में नाजीवाद के बारे में क्वेश्चन आए हैं। इटली में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को दिया गया नाम, यानी कि इनमें से जो नवंबर के अपराध से जो तात्पर्य है वो कौन सा था? जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को दिया गया नाम। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के यानी कि नवंबर के अपराधी इनको बोला गया है। हिटलर के जो गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? तो ये था गेस्टापो। गेस्टापो अपने नाम याद रखना है, गेस्टापो इसका नाम था। जर्मन नाजी दल का जन्मदाता था, तो ये कौन था? डेक्स्टर था ये जर्मनी नाजी दल, जो इससे क्या होता है बाद में हिटलर जुड़ता है। इसके बारे में दिया गया है कि ये दल 1919 में इसकी नींव रखी गई। 1921 में हिटलर क्या था इसमें जर्मन वर्क्स पार्टी के नाम से निकाला गया। इसका क्या था? तो ये स्वास्तिक इनका चिन्ह था। इसका कार्यालय म्यूनिख और जर्मनी में रहा। ये चीज़ें आप देख लेंगे एक बार। हिटलर से जो संबंधित पुस्तक है वो कौन सी है? तो ये दोनों है। मेरा संघर्ष तो उसकी आत्मकथा है, इसे नाजियों की बाइबल बोलते हैं। हिटलर्स ज्यूइश यानी कि ज्यूटस बुक इसको एक इसकी बुक है, हिटलर्स ज्यूटस बुक, ये भी इसकी है। सत्य कथन दिए गए हैं, तो ये 3 के 3 सत्य हैं। एक बार इसको देख लीजिए आप, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है हिटलर के बारे में। युग फोक 10 से 14 वर्ष की आयु में बच्चों का नाथसी युवा संगठन था युग फोक। तो 1932 में जर्मनी में राष्ट्रीय चुनावों में हिटलर की पराजित कर हिंडनबर्ग राष्ट्रपति बने। हिटलर ने जर्मनी का नाम राइन साम्राज्य रखा। 1933 में वाइमर गणतंत्र का अंत करके तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। तृतीय जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हिटलर ने की थी। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारी ही। कोनेकोडेट की संधि कब संपन्न हुई? तो ये 1933 के अंदर संपन्न हुई थी कोनेकोडेट की संधि। मेरा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हिटलर से संबंधित। ये सुमेलित करने हैं पवित्र ये, तो ये सारी चीज़ें आप मिला लेंगे एक बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 के 3 कोटेशन जो दी गई है यहाँ पे। गन्स इंस्टीड ऑफ बटर का नारा किसने दिया? तो ये गोरिंग ने दिया है। ये गोरिंग हिटलर का मंत्री था। पीपल्स कोर्ट की स्थापना किस देश में की गई? तो ये जर्मनी के अंदर हुई थी पीपल्स कोर्ट। एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौता नौसेना संधि कब संपन्न हुई? तो ये हुई थी 18 जून 1935 के अंदर। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नेट की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरा नेट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसके बारे में थोड़ा, मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा एक नेट को लेके। यानी कि मैं जनवरी से जैसे सीटेट के बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा लेक्चर वगैरह डालने, काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी अच्छे से विद मैप के द्वारा डाल दूँगा। अगर डाल दूँगा तो ऐसे नहीं डालूँगा कोई भी लेक्चर, मैप वगैरह से ही थोड़ी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अगर आपको अच्छी लगे तो ये वीडियो भी दोस्तों आपने लाइक करनी है, ताकि थोड़ा ट्रेंड में वीडियो चले और काफ़ी जिसको ज़रूरत है, यानी कि नीड है, जिस बंदे को जिसने नेट करना है उस यानी कि उस तक ये वीडियो पहुँचे कि हाँ भाई अच्छा मैटर है, तो उसको भी फ़ायदा मिले। जैसे कि कई लड़कियाँ हमारी बहनें जो घर से करती हैं स्टडी, यानी कि जिनके पास टाइम नहीं होता कि कहीं लाइब्रेरी वगैरह जाएं या कहीं और जाके पढ़ें, तो घर पे पढ़ने के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा मीडियम है ये यूट्यूब। तो मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचो। तो क्वेश्चन देखते हैं, राइन प्रदेश को किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी के अंदर। जनरल फ्रैंको का संबंध किस देश से है? तो यह स्पेन से संबंधित है।
व्याख्याएं आप दोस्तों खुद देख लीजिए, नहीं लंबी वीडियो बनेगी। रोम बर्लिन दूरी समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 25 नवंबर 1936 के अंदर, यानी कि ये व्याख्या में इसका आंसर ये दिया गया है, तो ये नहीं है दोस्तों, ये 6 नवंबर 1937 व्याख्या के अंदर दिया गया है, तो ये है, यहाँ पे ये गलत दिया गया है। तो जो ऑस्ट्रिया प्रधानमंत्री डॉल्फर की जर्मनी सेना द्वारा हत्या कब की गई, जर्मनी सेना ने हत्या कर दी थी उसकी, तो ये कर दी गई थी 25 जुलाई 1934 के अंदर। जर्मनी की सेना द्वारा ऑस्ट्रिया पर अधिकार कब किया गया, तो ये किया गया था 1929 के अंदर 21 मार्च को। महाध्वंस होलोकॉस्ट से क्या तात्पर्य है, तो ये नात्सियों के द्वारा यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार को महाध्वंस या होलोकॉस्ट बोला जाता है। नात्सियों द्वारा की गई नरसंहार का संदर्भ में सत्य कथन कौन से हैं, तो ये सारे ही सत्य है। गैस चैम्बरों में संक्रमण मुक्त क्षेत्र, यानी कि नात्सियों द्वारा यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाने का यानी खाली करवाना इनक्वेशन कहा गया है। यहूदियों लोगों को अलग अलग गेटो बस्तियों में रहते थे, गेटो कानून भी बोलते हैं इसको, ये भी आपने याद रखना है। तो क्योंकि ये क्या था, चैम्बर वगैरह में बंद करके इनको मार देता था यहूदियों को। चेक और स्लाव नामक जातियों का संबंध है, ये चेकोस्लोवाकिया से संबंधित है, चेकोस्लोवाकिया से। म्यूनिक समझौता, ये इंपॉर्टेंट है। म्यूनिक समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1938 के अंदर, 29 सितंबर 1938। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये म्यूनिक समझौते के ऊपर, तो ये आपने याद रखना है। इसकी थोड़ी डिटेल दी गई है अगर पढ़ना चाहें तो सारे ही ये सुमेलित हैं। क्या है, महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोप ने अपने अंतरात्मा बेच दी। सुमेन का कथन है, रिबेनट्रॉप का है, तो ये आप सारे देख लेंगे। ड्रोंग नॉक ऑस्टन पूर्व की ओर बढ़ो नीति का संबंध किससे है, तो ये हिटलर से है, ड्रोंग नॉक ऑस्टन का। रूस और फ्रांस ने जर्मनी की बढ़ती शक्ति पर नियंत्रण रखने के लिए पंचवर्षीय सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर कब किए, तो ये किए थे 2 मई 1935 में। लुफ्तवाफ से आशय है, तो ये क्या है, जर्मनी की हवाई सेना को लुफ्तवाफ कहा गया है, लुफ्तवाफ। तो इटली के फांसीवाद के उदय के बारे में क्वेश्चन आए हैं। 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फांसियो डी कम्बैटिमेटो यानी कि फांसी दल की स्थापना किसने की, ये की थी मुसोलिनी ने। मुसोलिनी द्वारा इटली में फासिस्ट शासन की स्थापना कब की गई, तो ये 1922 के अंदर बनता है। हिटलर 1933 में बनता है, तो सेम सी डेट है, आप याद कर लेंगे। मुसोलिनी का जन्म कहाँ होता है, तो ये होता है 1883 में रोमांगना नगर में। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र मुसोलिनी द्वारा संपादित नहीं है, तो ये मोनिटर इसका नहीं है, ये अवंती पोपिली यानी कि ये पोपोलो डी इटालिया, ला लोटा दी क्वासे, ये सारे से संबंधित है मुसोलिनी से। निम्न में सत्य कथन देखने हैं, तो ये सारे सत्य दिए गए हैं, आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए सारे कथनों को। किसने फासिस्टवाद को शांतिवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद और जनतंत्रवाद का विरोधी कहा है, तो ये लिप्सन ने कहा है। मुसोलिनी के रोम अभियान के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये सारे ही सत्य हैं। एक बार आप सारी डेट इनको पॉज करके देख लेंगे। मुसोलिनी द्वारा अबसीनिया पर अधिकार कब किया गया, तो ये किया गया था 3 अक्टूबर 1935 को। मुसोलिनी की नीति किस प्रकार की थी, तो ये थी श्रृंगाल नीति थी। इटली ने टिराना की संधि 26 नवंबर 1927 किस देश के साथ की थी, तो ये की थी अल्बानिया के साथ। किस समझौते के बाद पोप ने कहा कि ईश्वर इटली में पुनः प्रतिष्ठित हो गए हैं, तो ये 11 फरवरी 1929 के अंदर कार्डिनल गैस्पारी और मुसोलिनी के मध्य समझौता हुआ था। चीन का आधुनिकीकरण के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। एशिया का मरीज किस देश को बोलते हैं, तो ये चाइना को बोला जाता है, याद रखिए आप। चीन में युआन वंश के समय में देसी वेनिस व्यापारी मार्को पोलो कुबलाई खां के दरबार में कब पहुंचता है, तो ये पहुंचता है 1275 के अंदर। वाहिंगिया की संधि थी 2 जुलाई 1884 किन देशों के मध्य हुई, तो ये हुई थी चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। द्वितीय अफीम युद्ध किस के मध्य हुआ, तो ये हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं के बीच में। ये तो फेमस है अफीम युद्ध, तो इसकी व्याख्या भी दी गई है। पेकिंग की संधि 1858 किसके संदर्भ में सत्य है, तो ये सारे ही कथन सत्य है। अफीम युद्ध के व्यापार को वैध करार दिया गया, यानी कि चीन ने युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार किया। चीन द्वारा ब्रिटेन फ्रांस के मध्य संपन्न हुई संधि से यूरोपियों के लिए चीन का दरवाज़ा पूरी तरह से खोल दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। पेकिंग की संधि 1858 जब यहाँ पर एक्ट आया था, 1858 एक्ट,
1857 के बाद, तो उससे रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं इसको। ताइपिंग विद्रोह का नेता व जनक कौन रहा है? ताइपिंग का जो हुन सियों चुआन था, इसके बारे में नीचे थोड़ा दी गई है डिटेल। नरिसिस की संधि के संबंध में सत्य कथन है, तो ये चारों सत्य कथन दिए गए हैं। चीन व रूस के मध्य इस डेट में हुई थी। यह प्रथम राष्ट्रों के चीन पहले संधि चीन, ये सारा आप देख लीजिए एक बार। पाश्चात्य देशों द्वारा चीन का बंटवारा करने हेतु युद्ध किस नाम से जाना गया? तो ये था सुविधाओं का युद्ध, इसको बोलते हैं सुविधाओं का युद्ध। ली लार्गनफ का समझौता 1895 में चीन के किस देश के साथ किया? तो ये किया था रूस के साथ। कांग यू वेई द्वारा स्थापित संस्था है, तो ये है कोलाओ हुई। निम्न में से असुमेलित युग्म है, तो ये सारे क्या है? सुमेलित हैं। ये चौथा वाला असुमेलित है। ये आप सारे देख लीजिए एक बार। बड़ी तलवार वाला समाज, पवित्र और व्यवस्थित मुक्केबाज समाज, चीनी श्रमिक समाज, सुंग चुई हुई, तो ये सारे थोड़ा आप नज़र निकाल लीजिए इसमें। लियोंग छी छाओ द्वारा प्रकाशित पत्र नहीं है, तो ये सेकंड वाला नहीं है, बाकी सारे इससे संबंध रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 1885 में चीन के साम्राज्य को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपने हित के लिए बांटने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो ये चीनी तरबूजे को काटना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। 1894 में चीन में सिंग चुई हुई आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनायत सेन के द्वारा चलाया गया था 1894 में सिंग चुई हुई, तो इसके बारे में थोड़ा दिया गया है डिटेल, आप देख सकते हैं। निम्न में सत्य कथन क्या है? तो ये सारे सत्य दिए गए हैं। चीन में 1911 में वृत्र बलिदान हुआ, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। चीनी क्रांति 1911 की प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो ये माचू शासन का अंत हो गया था, इंपॉर्टेंट चीज़ है। चीन में गणतंत्र यानी गणराज्य की स्थापना, लास्ट टाइम ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चीन में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 1911 के अंदर हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड होते हैं दोस्तों। एस्टेट के अंदर चीज़ें आपने याद रखनी है, बार बार रिपीटेड वाले भी आ जाते हैं। 1912 में जो गठित राष्ट्रवादी दल कौन सा था? कुओमिंतांग का सिद्धांत था, क्या था ये? मिन, लोकतंत्र, सान, चू, सामाजिक न्याय, ये सभी था दोस्तों। ये सेम चीज़ क्वेश्चन पेपर में अंदर आई हुई है 2019 के अंदर। एक यहाँ नीचे फोर्थ ऑप्शन समानता दिया गया था, समानता। तो ऑप्शन दिया गया था कि इनमें से कौन सा इसमें नहीं आता, तो ये समानता ही था जो नहीं आता था, बाकी ये तीन आते थे। तो ये आप चीज़ें थोड़ा ध्यान से देखिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कुंग चांगतांग जो थी, गठन कब हुआ था? 1919 में हुआ था इसका। ओकुमारा द्वारा चीन में अपनाई गई नीति का तात्पर्य क्या है? सबको मारो, सबको फूको, सबको बर्बाद करो। 1942 में जापानी ओकामुरा की नीति थी ये। 100 फूलों के खिलने और 100 विचारधाराओं के बढ़ने का भाषण किसने दिया था? ये दिया था माओ त्से तुंग ने। इसके बारे में थोड़ा दिया गया है नीचे, आप इसको भी साथ साथ देखते चलें। प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आ गए हैं। हमारा भविष्य समुद्र पर निर्भर करता है, मैं उस समय तक चैन नहीं लूँगा जब तक कि मेरी जल सेना स्थल सेना के समान नहीं शक्तिशाली नहीं हो जाती। तो ये था विक्टर सेकंड का कथन। बोस्निया और हर्जेविना की समस्या किन देशों के मध्य थी? तो ये थी ऑस्ट्रिया व सर्बिया के मध्य। निम्न में से प्रथम युद्ध का कारण रहा? ये सारे ही थे। समाजवाद की लहर थी, पेरिस का समझौता, सराजेवो हत्याकांड मौके पर हो गया था, तो ये इंपॉर्टेंट था। काला हाथ संगठन व मृत्यु, ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या यहाँ पूछिए, 36 थे। और यहाँ पे ये कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने में। 4 वर्ष 3 माह 11 दिन तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो ये चीज़ें भी यहाँ दी गई हैं इस PDF में। राजवंश व देशों का सही सुमेलित संगठन है, सारे संगठित हैं ये, यानी कि हेप्सबर्ग ऑस्ट्रिया में था, रोमेनॉफ रूस में था, होहेंजोर्लन जर्मनी का था राजवंश। तो 4 बड़ों का परिषद का निर्माण कब हुआ? तो ये हुआ था मार्च 1919 में। इसमें कौन था? अमेरिका था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, इटली थे। तो ये चारों को क्या कहा जाता है? 4 बड़ों की परिषद इसको बोला गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिए, आप कई बार ऑप्शन में 4 दे देगा, लेकिन उसमें नहीं पूछ लेगा, तो चीज़ें आपने एक बार देखनी है अच्छे से। विश्व में शांति स्थापित करने हेतु 14 सूत्रीय कार्यक्रम किसने दिया? तो ये विल्सन ने दिया था। ईश्वर भी हजरत मूसा को 10 आज्ञाएं देकर संतुष्ट हो गया, किंतु विल्सन ने 14 आज्ञाएं दी। लॉर्ड जायड्स अपने को नेपोलियन मानता है, लॉर्ड जायड्स की बात कर रहा है यहाँ पे, और विल्सन अपने आप को ईसा मसीह मानता है। तो ये कथन किसका है? ये है जॉर्ज क्लीमेंसू का।
पेरिस के शांति सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण तथा विस्तृत संधि थी, तो ये थी वर्साई की संधि। इसकी धाराएं दी गई हैं दोस्तों, यानी कि ये सारी ही संधियां थी इसके अंदर, लुसान, त्रियॉन, न्योली, लेकिन सबसे बड़ी थी वर्साई की संधि। इसकी धाराएं थी 15 अध्याय थे, 439 की धाराएं थी, 80,000 शब्द थे इसके अंदर। तो ये चीज़ें सारी दी गई हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। वर्साई की संधि कोई शांति संधि नहीं है, ये केवल आगामी 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है। ये किसने कहा है? ये मार्शल फोच का कथन है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के ऊपर क्वेश्चन है, मैं सम्मान सहित शांति लाया हूँ, यह कथन किसका है? ये चैम्बरलेन का है। तो ब्रिटेन और फ्रांस को अपमान व युद्ध में से एक को पसंद करना था, उन्होंने अपमान पसंद किया, किंतु शीघ्र ही हमें युद्ध का सामना करना पड़ेगा, ये कथन है चर्चिल का। इसके बाद चर्चिल आ गए थे चैम्बरलेन के बाद। तो हिटलर ने डेंजिंग नगर के प्रश्न पर 1 सितंबर 1939 को किस देश पर विद्युत गति से आक्रमण कर दिया था? तो इसने किया था पोलैंड के ऊपर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा नॉर्वे और डेनमार्क पर हमले के समय कब से कब तक के युद्ध को नकली युद्ध या कृत्रिम या फोनी वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सितंबर 1939 से अप्रैल तक, यानी कि कोई 4-5 महीने का टाइम रहा है। इसको फोनी वार, नकली वार या कृत्रिम वार भी इसको बोला गया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से दोस्तों ये। इंग्लैंड के लिए प्रधानमंत्री को 10 मई 1940 को त्यागपत्र देना पड़ा, तो ये कौन सा था? तो ये चैम्बरलेन ने त्यागपत्र देना पड़ा था शांति नीति के कारण। मैं आपसे केवल अपना रक्त बहाने, परिश्रम करने, आंसू और पसीना बहाने के लिए कह सकता हूँ, मेरी एकमात्र नीति युद्ध करने की है, जल पर युद्ध, थल पर युद्ध और आकाश में युद्ध, और मेरा एकमात्र लक्ष्य है समस्त संकटों के बावजूद विजय बनना, यानी क्योंकि बिना विजय के जीवित रहना असंभव है। तो ये कथन है चर्चिल का, काफ़ी इम्पोर्टेंट चर्चिल है इसमें युद्ध में, और इसका कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखती है। तो ये सी लोयन थी जो ऑपरेशन चलाया था हिटलर ने, ये था इंग्लैंड को लेकर, इंग्लैंड पर ये योजना बनाता है, और इसको ऑपरेशन सी लोयन बोला गया है। हिटलर ने जो ऑपरेशन बारबोसा है वो रूस पर आक्रमण करने की नीति थी ये। तो अमेरिका में कांग्रेस में नकद दाम दो और माल ले जाओ, ये कानून कब वापस पास किया गया? तो ये हुआ था 4 नवंबर 1939 को। प्रजातंत्र का शास्त्रागार या विजय का शास्त्रागार, तो ये कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी क्या है, एसटेट के बाद सीटेट है। सीटेट के मैं पेपर थोड़े डाल लूँगा अगर मुझे टाइम लगता है। और जैसे कि क्या है, हमारे पड़ोसी राज्य में क्या है, यूपी टेट भी निकला हुआ है। यूपी के अंदर अगर यूपी में हमें टीचर की वैकेंसी में अगर जाना है तो यूपी के लिए यूपी टेट होना ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ एचटेट। तो ये भी ऐसा ही सेम आएगा। पीजीटी जो हम यहाँ हमारे यहाँ आता है थोड़ा बहुत अलग है उसके अंदर, बस वो चीज़ आप देख लेना नेट से। और राजस्थान के अंदर भी टेट निकलने वाला है, यानी कि 25 अप्रैल शायद डेट है उसकी। तो आप चीज़ें दोस्तों पता है क्या, अगर हम तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, हमारी तैयारी है, जैसे कि आज राजस्थान टेट को काफ़ी टाइम है, लगभग 2-2.5 महीने हैं, जैसे अप्रैल या मार्च में ये पेपर है। यूपी टेट का शायद 1-2 महीने बाद ही है। तो अभी हमारे पास टाइम है, अगर हम लगातार कंटिन्यू तैयारी करते हैं तो क्या हम इसको क्रैक कर सकते हैं। और एच टेट के लेवल को देखते हुए इनका लेवल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अपने लेवल से मॉडरेट सा लेवल आता है। जैसे हमारा स्टेट थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन यहाँ ठीक ही आता है। तो मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए यहाँ पे भी। जापानी विमानों में प्रशांत महासागर के हवाई हमले, यानी कि जो स्थित अमेरिकी क्या ये पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण करता है जापान? तो ये चीज़ मेन है 7 सितंबर, यानी कि 7 दिसंबर 1941 को ये वहाँ पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर देता है अमेरिका में। अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ये करता है 8 दिसंबर 1941 के अंदर। जर्मनी और इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ये की थी 11 दिसंबर 1941 को। जर्मन जो जनरल था रोमेल को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेगिस्तानी लोमड़ी। रोमेल के बारे में है ये, जर्मन का जनरल था रोमेल। सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर किस तारीख को हुए युद्ध में जर्मनी सेना की पराजय को इतिहास में कभी भी जर्मन सेना की सबसे करारी शिकस्त कहा जाता है? तो ये डेट एक बार इसका मैं आंसर देख लेता हूँ, आंसर नीचे ही दिया गया है दोस्तों इसका। तो इसका जो राइट आंसर है 3 यानी कि 31 जनवरी 1943 को करारी शिकस्त मानी जाती है जर्मनी की। कुसर्क की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी अगस्त 1943 में। ऑपरेशन ओवरलॉर्ड मित्र राष्ट्र द्वारा फ्रांस की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर नॉर्मंडी के जर्मनी के विरुद्ध कार्रवाई करना, तो ये
6 जून 1944 इसका आंसर है। कौन सा दिन यूरोप में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 8 मई 1945। हिटलर की प्रेमिका जिसका नाम इवान ब्रा था, नाम याद रखिए आपने, इवा ब्रान था, तो ये 1945 ईस्वी में से आत्महत्या कर ली थी। मुसोलिनी की प्रेमिका का नाम क्या है जिसने 1945 में गोली से उड़ा दिया गया? तो इसको मारा गया था, इसका नाम पिताची था। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो दूसरा अणु गिराया गया उसका नाम क्या था? तो इसका नाम फैटमैन था। पहले का नाम था लिटिल बॉय, सेकंड का नाम था फैटमैन। तो एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को सेम सी डेट है, 3 दिन का फासला है। किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने 1914 से 1945 की अवधि को 30 वर्ष युद्ध की संज्ञा दी है? तो ये दी है एरिक हॉब्सबॉम ने। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र यानी कि सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो वाल्टा वोटिंग फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है? ये क्रीमिया यानी कि याल्टा सम्मेलन के अंदर। क्रीमिया याल्टा सम्मेलन कब से कब तक चलता है? तो ये चलता है 4 से 11 फरवरी 1945 तक। किस सम्मेलन में नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया जो बाद में जर्मनी के न्यूरेमबर्ग नामक स्थान पर चलाया गया? तो ये चलाया गया था पोट्सडम बर्लिन सम्मेलन के अंदर। द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध किसने कहा? तो ये कहा फोल्स ने। तो दोस्तों यहीं तक ही हमारे जो क्वेश्चन थे ख़त्म होते हैं, और यानी कि जो इम्पोर्टेंट था ये मैंने डाल दिया है। इससे अलग और इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि वर्ल्ड को लेके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आप +1 +2 के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े बहुत वो देख लेना एक बार। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बस आप लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करो बस, ताकि वीडियो ट्रेंड में रहे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।